क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो ईथर्स होते हैं ये स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मतलब ये इनमें डाइपोल मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एंगल देखें COR के बीच का, ये कितना होता है 110। तो इन दोनों का, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट्स है उनकी डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है। इट मींस इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगी होगी। लेकिन अगर वही आप इसको कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और इसमें टू बॉन्ड डाइपोल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। देयरफॉर रिजल्टेंट जो आता है वो जीरो आता है, बिकॉज दीज बॉन्ड डाइपोल्स कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है, बट ये जो ईथर्स हैं इनकी डाइपोल मोमेंट हालांकि थोड़ी कम होती है पर जीरो नहीं होती है। उसका रीजन यही हो गया कि भाई एंगल जो है 1110 का है, तो रिजल्टेंट इनका आता है। तो या फिगर बना के भी शो कर सकते हैं। बाकी जो है इनका जो डाइपोल्स आता है वो लगभग 1.15 से या 1.3 डिबाय तक आता है। जैसे कि इन दोनों में भी आप देख सकते हैं, ये जो डाइमिथाइल ईथर है इसका डाइपोल 1.3 डिबाय है, ऐसे ही डाई इथाइल ईथर का भी। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन नहीं करनी कि किसका ज्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है, बट पूछ सकते हैं कि जो ईथर है उसमें डाइपोल मोमेंट क्यों होती है, व्हाई दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि जो दो बॉन्ड डाइपोल्स हैं दे आर इंक्लाइंड एट 110 डिग्री सेल्सियस डिग्री एंगल। सो जो दो बॉन्ड डाइपोल्स होते हैं दे कैंसिल ईच अदर, और नेट रिजल्टेंट जो है दे डू नॉट कैंसल ईच अदर, और नेट रिजल्टेंट आपका कुछ ना कुछ आता है। तो इस वजह से दे हैव डाइपोल मोमेंट। तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है, और वो आपको कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं विद डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट जीरो है बट इनकी नहीं है। क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का जो, चाहे दो ही लाइनें दे रखी हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, तो इस तरह का एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। देन आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप देखें अल्कोहल और ईथर दोनों ही आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि दोनों का जो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O, दोनों का ही सेम होता है। तो ये दोनों आइसोमर है। लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं अल्कोहल और ईथर के, तो जो ईथर है उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जब एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का दूसरे से जुड़ा हुआ है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इट मींस आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए, सॉरी इसे बॉयल करने के लिए। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। वहीं अगर आप ईथर की बात करें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट इट हैज वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत ही वीक इंटरेक्शन होती है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे वीक है डाइपोल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या आ रही है, फिर भी कम आ रही है ना। देखा जाए ये जो डाइपोल मोमेंट है फिर भी इतनी ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि जो है तो डाइपोल मोमेंट जो है अब वो आपकी कम आ रही है। तो इस वजह से जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्या आएगा, कम आएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कंसेप्ट है, जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने को आ जाता है, वो ये नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल का आता है ईथर का आता है,
बहुत सारे कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं, मे बी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और आपको कंपेयर करने को बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अल्कोहल जो है उसका ज्यादा होता है अल्काइल हैलाइड से, है ना। उसके बाद हमने देखा ईथर आता है, फिर हाइड्रोकार्बन आता है। तो अब अगर आप ईथर को, जैसे यहाँ पे अगर मैं ईथर को कंपेयर करती ना आरसीएल के साथ, दोनों का मतलब ऐसा ईथर लूं जिसका मास और इसका मास लगभग सेम हो, तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। भाई ये ज्यादा पोलर है, तो अल्कोहल के बाद भाई इनका नंबर आएगा, देन फिर ईथर का, और फिर हाइड्रोकार्बन का। वैसे अगर मैं ईथर को हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, जैसे मैं ये ईथर है मेरा, इसको मैं कंपेयर करती हूँ हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, सेम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए लगभग इसका। अगर आप देखें, सॉरी, हाँ, सेम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो इन दोनों से आप कंपेयर करेंगे तो वेरी करता है, वो अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, इतना ज्यादा नहीं है वो। तो अल्कोहल और ईथर का समझ लीजिए कि अल्कोहल का ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा, अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, फिर अल्काइल हैलाइड का, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी वीक वॉन्डरवल फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, बट स्ट्रॉन्गर देन ईथर एंड अल्केन। यहाँ पे हमने किसको कंपेयर करना है, कौन से अल्केन्स को कंपेयर कर रहे हैं हम, जिनका मास कंपेरेबल हो। जैसे कि अगर आप ईथर देखें, आप ये वाला ईथर ले लीजिए, इसका मास कितना होगा आप कैलकुलेट करिए, और ये वाला, हालांकि नीचे जो मैंने अल्केन बनाया इसमें 3 कार्बन है, लेकिन दोनों का मास कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन फालतू है, या खुद सोच लीजिए 12 प्लस 14, तो लगभग इनका जो मास है वो क्या है, कंपेरेबल है। तो इसलिए मैं ये 2 कार्बन वाले को इस 3 वाले से कंपेयर कर सकती हूँ। तो अभी इसके आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बाद में। बाकी आती है सॉल्युबिलिटी। जो ईथर्स होते हैं, लोअर ईथर अप टू 3 कार्बन एटम, भी आपको पता है जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं लोअर ईथर की, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड के बारे में पूछ लिया जाए कि ये पानी में घुल जाता है, क्यों घुलता है, जैसे अल्कोहल भी घुलते हैं, फिनॉल भी घुलते हैं, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल। जैसे जैसे, क्योंकि उनमें बेंजीन रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। अदरवाइज वैसे जो है, अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी में अप टू 3 कार्बन एटम सॉल्युबल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से मैं अगर बोल दूं कि अल्कोहल आर मिसिबल विद वाटर, मिसिबल मतलब घुल जाते हैं, तो उसका आंसर यही आएगा, बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कभी भी अगर इस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि वाई कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे दे, वो कह दें ये पानी में घुल जाता है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि घुल जाता है, इट मीन्स क्यों घुलता होगा, बिकॉज इट कैन एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। बाकी ये जो डायग्राम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये किस तरह से बनाते हैं, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है कि ये देखिए, एक ईथर का मॉलिक्यूल वाटर के साथ जो है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग अगर आप सीबीएसई के हिसाब से देखें। देन आता है कि जैसे जैसे कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, या हम कह दें भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो यानी वो भी कह सकते हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है ईथर की। वैसे तो ये हर किसी के साथ केस है, अल्कोहल के साथ भी सेम यही केस आता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। और आपको पता है कार्बन कार्बन की अगर आप चेन देखें, ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब ये पानी को रिपेल करती है। तो इस वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अगर मैं कह दूं मेरे पास एक ईथर है, ये डाइमिथाइल ईथर है, और एक दूसरा है मेरे पास, लेट अस सपोज मेरे पास एक ये है डाई इथाइल ईथर, यहाँ पे भी CH3 है, इधर भी, हाँ,
दोनों तरफ इथाइल इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, जिसमें कम कार्बन होंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू ऐसा ईथर जिसमें ज्यादा कार्बन है। देन आता है डेंसिटी। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं हमने पढ़ना, बाकी इतना ध्यान रखना है जो ईथर्स होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर। मतलब अगर आप ईथर्स को में पानी डालोगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा और ईथर जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा उसके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा ना, पानी में अगर आप ऑयल डालो तो पानी जो है ऑयल तो ऊपर आता है, देखा है ना आपने, दो लेयर बन जाती हैं। ऐसे ही जब आप ईथर को पानी में डालोगे तो ईथर ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। तो दो लिक्विड्स जो इमिसिबल होते हैं, मतलब अगर ना घुले जाए, तो वो दोनों की ना जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाता है। बाकी आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे हैं ईथर जो है पानी में घुल जाते हैं, तो बेटा मैंने ये भी तो बोला साथ में कि अप टू 3 कार्बन एटम। लेकिन अगर किसी में 4 कार्बन एटम है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, तो जो हायर ईथर्स होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे डेंसिटी को सिर्फ घोलकर कंपेयर ना करें, वैसे अगर आप दोनों की डेंसिटी पता लगाएं, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों का अगर आप वॉल्यूम सेम लें तो जो ईथर होता है उसका जो मास आएगा पर यूनिट वॉल्यूम वो कम आएगा। तो लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ एक जो है एग्जांपल या एक एप्लीकेशन बताई कि इस तरह से अगर कोई चीज लाइटर है तो वो क्या करती है, वो फ्लोट करेगी, मतलब वो ऊपर रहती है अगर वो इमिसिबल है वाटर में, ठीक है। बाकी जो डेंसिटी के हिसाब से ये जो है लाइट होते हैं। तो ये था। बाकी बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट देख लीजिए। अब ये देखिए, ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितने कार्बन एटम है, 5 है। अब आप ये देखिए, ये ईथर है, इसमें कितने कार्बन है, कार्बन तो जो है 4 है, लेकिन पांचवा ऑक्सीजन का मास भी तो कितना होता है, 16 होता है। तो इसका पेंटेन, एन पेंटेन का और ये इथॉक्सी इथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है ये लगभग आसपास होगा, 2-3 यूनिट्स का या 5 यूनिट्स का फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। बाकी ये ब्यूटेनॉल, इन दोनों का तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर जो मास है वो सेम ही है, क्योंकि उतने इसमें 4 कार्बन है तो इसमें भी 4 कार्बन है ईथर में। इसमें अगर कितने हाइड्रोजन है, 10 है, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा 10 ही है। ऑक्सीजन 1 है ईथर में, अल्कोहल में भी 1 ही है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा, अगर मान लो पेपर में यही आ जाता है, आपको बोला जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करिए, तो सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का, फिर आपका ईथर आ गया, आपका अल्काइल हैलाइड, तो वो तो गिवन नहीं है ना, अगर गिवन होता तो यहाँ पे आता, इन दोनों के बीच में आता। फिर आप ये देख लीजिए, ये हाइड्रोकार्बन, इन दोनों का जो ईथर और ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका आसपास ही होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये देखिए, इसका 307 है, इसका 309 है, लगभग आसपास ही है, जबकि आप देखिए अल्कोहल का कितना ज्यादा है, 390। ठीक है, ये फर्क क्यों आ रहा है अल्कोहल या ईथर में, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये एक पॉइंट बताना था। बाकी अगर हम ये यहाँ पे एक दूसरी बुक में ये जो है कंपेयर किया हुआ है इन्होंने, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ। ये कह रहे हैं इन्होंने ना यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, तो मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर आप ईथर के मास उसको ईथर के बॉइलिंग पॉइंट को किसके बॉइलिंग पॉइंट के साथ कंपेयर करें, हाइड्रोकार्बन के। ये मैं सिर्फ वैसे नॉर्मली बता रही हूँ आप लोगों की जो, क्योंकि आप में डाउट रहेगा ना कि मैम ईथर का ज्यादा है या हाइड्रोकार्बन का ज्यादा है, क्योंकि कई बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि ये इतना आएगा नहीं, पर फिर भी मैं वो आपको बता रही हूँ। कह रहे हैं जो ईथर है, ईथर वो एक अगर देखा जाए, हालांकि इसमें जो पोलैरिटी होती है बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी स्लाइटली पोलर होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन पोलर नहीं है। तो ईथर के अंदर चाहे वीक ही क्यों ना हो, ईथर के अंदर चाहे वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों ना हो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्लाइटली हायर होता है, स्लाइटली नॉर्मल अल्केन से। मैं नॉर्मल अल्केन की बात कर रही हूँ, नॉर्मल का मतलब सीधी चेन वाले कार्बन का। अब आप कहें ब्रांचिंग क्यों क्यों नहीं बात कर रहे आप, क्योंकि बेटा जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, मैं 2-3 कंसेप्ट साथ में बता रही हूँ, मान लीजिए ये नॉर्मल ब्यूटेन है
और ये मैं अब ब्रांचिंग वाला कर दूं, तो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था ब्रांचिंग का। आप मुझे बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले का या ये ब्रांचिंग वाले का? स्ट्रेट चेन वाले। स्ट्रेट चेन वाले का, है ना? तो वही, हाँ, तो इसका मतलब इसका तो ब्रांचिंग वाले का तो वैसे ही कम चला जाएगा, है ना? तो स्ट्रेट चेन वाले का ज्यादा होता है। तो ये कह रहे हैं लगभग, असल में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अप टू, ये लगभग बराबर आता है, ऑलमोस्ट सेम आता है। जैसे वही मैंने अभी आपको बताया था, डाई इथाइल ईथर और एन पेंटेन, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग, एक का 307.6 आ रहा है और एक का जो है 309 आ रहा है। अदरवाइज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने ये कहा है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन का, देखिए जो छोटे वाले कार्बन एटम होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए किसी में 2 हैं, 3 कार्ब सॉरी, ईथर में 2 कार्बन एटम होते हैं, कम से कम 2 होते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जो नीचे वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, नीचे वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर, मतलब 4 कार्बन से छोटे वाले, उस केस में क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन और ईथर का, वो लगभग, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग क्या रहता है, लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत कभी उसका ज्यादा हो गया, लेकिन जब कार्बन 4 से ज्यादा होंगे तो ईथर का थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर 4 कार्बन से कम कार्बन है तो थोड़ा, वही बात है, इसमें कोई वो रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है कि भाई अगर लगभग आसपास ही रहेगा, स्लाइटली हायर देन होता है जो लोअर, ये कह रहे हैं जो लोअर ईथर होते हैं इनका स्लाइटली हायर होता है, लोअर स्लाइटली। लेकिन आप कहें यहाँ पे नहीं है भाई, इसके अंदर अगर आप देखें कार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने हो गए भाई, 4 हो गए ना। तो इसमें कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है कि भाई इसमें कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। बाकी ये कह रहे हैं अगर कार्बन 4 से ज्यादा है, कार्बन कितने, 4 से ज्यादा है, ईथर का हमेशा क्या होगा, कम होगा। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दोबारा से सुनिएगा, अगर आप ईथर और हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन का, जिनका मास जो है, कार्बन एटम नहीं, मास, मॉलिक्यूलर मास सेम हो, तो अगर 4 से कार्बन कम है तो ईथर का ज्यादा होगा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, फैक्टर होती है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है, वंडरवल फोर्सेस भी हैं। वंडरवल इसमें भी है हाइड्रोकार्बन में, लेकिन इसमें वो ज्यादा पोलर होती है ईथर। लेकिन अगर 4 से ज्यादा कार्बन है तो ईथर का क्या आएगा, कम आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने कंपेयर किया था, कौन हमने कंपेयर किया था, हमने डाई इथाइल ईथर को कंपेयर किया था एन पेंटेन से। तो आप ये देखिए हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, जबकि जिनमें कार्बन 4 से कम है, जैसे इधर देख लीजिए, यहाँ पे ईथर का ज्यादा आएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको कि अगर 4 से कम होंगे कार्बन तो किसका ज्यादा आएगा भाई, आपका अब आप कहेंगे इसमें तो, कोई बच्चा मुझे कहे ना इसमें तो मैडम 4 कार्बन है, आप तो कह रहे हैं 4 से कम, तो बेटा मैं ईथर की बात कर रही हूँ, ईथर में 4 से कम कार्बन, ठीक है ना? तो ये देख लीजिए इसमें 3 कार्बन है, इसको कंपेयर किससे करूंगी, हाइड्रोकार्बन से, 4 वाले से तो कंपेयर करूंगी, कोई बच्चा कहे नहीं 3 वाले से कंपेयर कर दीजिए, तो बेटा वैसे ही 3 से तो ज्यादा आएगा ही, क्योंकि भाई इसमें ज्यादा कार्बन है। ठीक है, ये समझ में आ गया या दोबारा बताऊं? यस मैम, आ गया। आ गया मैम। मैं जो कह रहे दोबारा बताऊं, फिर सुन लो ध्यान से, बस इतना ध्यान रखो, मैं ईथर को किसके साथ कंपेयर करूंगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन के साथ जिसका, मैं कहां तक कंपेयर कर सकती हूँ, मेन बात है कहां तक, जहां तक उसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ईथर में अगर मान लीजिए 3 कार्बन है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन भी होंगे, तो लगभग मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ईथर में एक ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट होता है फालतू, तो उसका जो मास है, तो ये देखिए मैंने डाई 4 कार्बन वाले को एन पेंटेन के साथ कंपेयर किया। तो मैं ये कह रही हूं अगर ईथर में 4 से कम कार्बन है ईथर में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा, मैं कह रही हूं थोड़ा सा ज्यादा आएगा देन हाइड्रोकार्बन विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर ईथर में 4 से ज्यादा कार्बन है
तो हाइड्रोकार्बन से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या आता है, कम आता है एज कंपेयर टू विच हाइड्रोकार्बन, जिसका मॉलिक्यूलर मास लगभग क्या है, कंपेरेबल है। ठीक है, तो ये वही आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो ईथर, हाँ ये जो ईथर है इनमें 4 से कम कार्बन है और इनमें ज्यादा है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे ईथर का हमेशा कम आ रहा है और यहाँ पे ईथर का ज्यादा आता है देन कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन विद जो कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये वैसे ही मैंने नॉर्मली बताया आपको, कंसेप्ट कुछ खास है नहीं इसमें। तो ये था आपका कौन सा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। बुक के अंदर दो रिएक्शंस दे रखे हैं, एक दिया हुआ है विद एसिड्स और दूसरा दिया हुआ है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर मैं यहाँ पे एक पॉइंट फालतू भी बता रही हूँ। ठीक है, पहली बात, ईथर जो होता है ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूँ। अब आप देखें, ये मान लीजिए दिस इज हाइड्रोकार्बन, भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूं मैं। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अमीन्स हो, तो ईथर जो होते हैं बेटा, दे आर लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आप देखें, इनमें कोई एक्टिव साइट नहीं होती है। एक्टिव साइट्स कहां होती हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हो। अब अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, एक बैलेंस ना हो इलेक्ट्रॉन का। जैसे अगर आप देख लें, मान लीजिए ये अल्कोहल है, ठीक है, लेट अस सपोज ये अल्कोहल वाला बॉन्ड है। अब आप देखेंगे ये दोनों जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये साथ में ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बैलेंस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो खिसके हुए होंगे ज्यादा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। और ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ से भी ऑक्सीजन की तरफ ही जो है वो जो है अट्रैक्ट हो रखे हैं। तो मतलब सारा का सारा जो चार्ज आ गया वो किस पे कंसंट्रेट हो गया? ये मैं वैसे आपको बोल रही हूँ कि नॉर्मली आप इसको इमेजिन कीजिए, वो किस पे कंसंट्रेट हो गया? ऑक्सीजन पे। मतलब एक बैलेंस मौजूद नहीं है। जबकि अगर आप उसको कंपेयर करें ईथर से, तो आप खुद सोचिए, ये जो बॉन्ड है, ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मैंने थोड़ा सा वो बता दिया, हाँ यहाँ वहां पे बेटा हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हालांकि कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, पर कार्बन के मुकाबले हाइड्रोजन तो बहुत, मतलब वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे ही देता है ऑक्सीजन को। पर अब यहाँ पे देखा जाए, इस तरफ से भी थोड़ा सा फोर्स लगेगा। हालांकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर कार्बन भी जो है वो क्या करेगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, चाहे कम ही खींचे। ये इधर भी थोड़ा फोर्स लग रहा है। तो ये जो बॉन्ड होता है, इसमें ज्यादा पोलैरिटी नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही कम डाइपोल मोमेंट होती है, क्योंकि देयर इज सेपरेशन ऑफ जो चार्जेस होती है वो कम होती है। आप कहें कि अच्छा इसमें बता दो, इसमें भी तो होगा। बेटा इसमें भी क्या है भाई, आप अगर देखें इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये हाइड्रोजन जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, ये जो बॉन्ड मैंने इसको डार्क किया है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा, जोर लगाएगा ही नहीं। जबकि हालांकि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा ऑक्सीजन की तरफ, ये लेकिन ये थोड़ा बहुत तो, वो कहते हैं ना, हाथ पैर तो मारेगा ही ना, कि इलेक्ट्रॉन को फिर भी खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन लास्ट में हार जाए, लेकिन फिर भी खींचने की कोशिश तो करेगा ना। हाइड्रोजन की तरह थोड़ी ना कि तत्व बिना मेहनत के ही उसने जाने दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम देखें, जो ईथर्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक्टिव साइट नहीं होती है। इसलिए जो है इनके बाकी ईथर्स कब रिएक्टिव होते हैं? ईथर तभी रिएक्ट करते हैं जब मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। दोबारा सुनिएगा, ईथर्स कब रिएक्ट करते हैं? जब मीडियम एसिडिक हो। अब मीडियम एसिडिक में क्या होगा? तो ये देखिए, ये कह रहे हैं अगर मीडियम एसिडिक होगा तो जो ईथर्स हैं, ये जो ईथर वाला ऑक्सीजन है,
ठीक है, ये जो ईथर वाला ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर। तो ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट हो जाता है। प्रोटोनेट होने का मतलब यहाँ पे, और ये जो आयन बनता है ना इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। दोबारा देखिए, ऑक्सोनियम आयन किसे बोलते हैं, ये आपका ईथर है। ईथर का जो मॉलिक्यूल है जब प्रोटोनेट हो जाए, कब, एसिडिक मीडियम में, तो ये जो आयन बनता है ना बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। तो ईथर इस तरह से रिएक्टिव होते हैं जब इनका क्या हो जाता है, इनका ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है, और ये क्या बना लेते हैं, ऑक्सोनियम आयन बना लेते हैं। ये समझ में आया कि ईथर का जो रिएक्शन होता है या ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ये कब टूटेगा, जब कौन सा मीडियम होगा, एसिडिक। एसिडिक मीडियम होगा। अब कोई बच्चा बोले कि मैम बेस की प्रेजेंस में नहीं टूटते हैं, तो चलो वो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये खुद ही लुईस बेसेस होते हैं। लुईस बेस क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है। भाई इसके पास खुद ही लोन पेयर है, तो ये खुद ही एज अ लुईस बेस बिहेव करते हैं। तो ये बेस की प्रेजेंस में इनका ये जो बॉन्ड है ये होता है, टूटता नहीं है, because they themselves are Lewis based due to presence of lone pair. हाँ, in presence of acidic medium ether get protonated, और जिसकी वजह से भाई ये ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ईथर है ये जो है दे कैन रिएक्ट। ठीक है, तो ये आगे हम क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करेंगे। अब बेटा बात आती है कि क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये क्या होते हैं, दे आर लुईस बेस, तो ये कह रहे हैं अगर आप ठंडा एसिड लें, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन नहीं लेनी है, कोल्ड एसिड लें, ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं आप ईथर के अंदर नॉर्मली ईथर को किसी एसिड में डाल दें, प्रोटोनेटेड एसिड में, तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए ईथर है, HCl आपने डाला, ये लोन पेयर यहाँ पे आया, और ये देखिए प्रोटोनेट हो गया ईथर, तो ये क्या बन गया, आपका सॉल्ट बन गया, है ना। H प्लस इधर आ गया, Cl माइनस बाहर चला गया टू बैलेंस द चार्ज, तो ये सॉल्ट बन गया। ये दिख रहा है आपको, ये प्रोटोनेट करता है अगर हमारा मीडियम ठंडा हो। अगर आप इसको थोड़ा सा हीट कर दें तो एक रिएक्शन हो जाता है, वो ही आपको गिवन है। ठीक है, अब ऐसे ही ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईथर्स जो होते हैं अगर उसको प्रोटोनेट कर दिया जाए तो ऑक्सोनियम आयन बनता है, इसको एक्सोनियम आयन बोलते हैं। बाकी अगर मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड डाला है आपने ठंडा, कोल्ड, तो ये क्या बनाएंगे, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे या ये प्रोटोनेट हो जाएंगे और सॉल्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ H आ गया और साथ में अनायन HSO4 माइनस, तो ये प्रोटोनेट कर जाते हैं इन जो है आपका कौन सा मीडियम, कोल्ड एसिडिक मीडियम। एसिड जो होना चाहिए वो कोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं। अभी ये बॉन्ड नहीं टूटा है, अभी खाली प्रोटोनेट हुए हैं। क्या ये बॉन्ड टूटा है क्या, मैंने तो ये कहा ना ये प्रोटोनेट हुआ है, क्या कोई बॉन्ड टूटा है इसमें, नो मैम। नहीं टूटा। अब बताते हैं, अब ये बॉन्ड कब टूटेगा, ये कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि एक ही रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि अगर आप ईथर्स को HI के साथ हीट करें, 373 केल्विन लग टेम्परेचर हो, हीट करना है हमने उसे, तब ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो वो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, जो आपकी कॉपी है ना या जो आपकी बुक एनसीईआरटी की, उसमें वो कोल्ड वाला कंसेप्ट नहीं लिखा है, पर उसमें लैंग्वेज में लिखा है इन ड्रास्टिक कंडीशन, तो वो यही है, 373 होता है। अदरवाइज अगर मान लो, ये मैं वैसे नहीं, मैं कंसेप्ट चाहे थोड़ा सा रॉन्ग बता रही हूँ, लेकिन आप समझ लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मतलब ये HXC लिखा हुआ है, तो अगर मान लो टेम्परेचर मेंशन नहीं भी है तो आप वही मान के चलेंगे कि भाई ये बॉन्ड जो है वो टूटने वाला है, मतलब ठीक है, क्योंकि उसमें और कोई रिएक्शन तो दिया नहीं हुआ ना, वो जो पहला मैंने कोल्ड वाला बताया है, लेकिन मीडियम में शुरू में ऐसे ही होता है। ये आगे हम मैकेनिज्म में भी देखेंगे, ये जो मैकेनिज्म हम करेंगे ना जब हम इसको एसिड के साथ हीट कर रहे हैं, तो पहला स्टेप ही आता है प्रोटोनेशन। ठीक है, मैकेनिज्म। अच्छा, आप समझ लीजिएगा इसे। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको HX के साथ हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर अगर नहीं भी मेंशन है तो आप यही रिएक्शन मान के चलिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे।
ठीक है, पर मैंने Yes, मुझे जो है सही सही बताना जरूरी है ना कि भाई असल में ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वहां लैंग्वेज में लिखा हुआ है पर ना वहां रिएक्शन के ऊपर कंडीशन नहीं लिखी हुई है एनसीईआरटी में। लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये कह रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल ईथर है, तो सिमेट्रिकल ईथर ईथर का मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों तरफ आर आर सेम है, तो ये कह रहे हैं कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ X चला जाएगा, मतलब एक आपका अल्कोहल बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। अब बेटा दोनों बॉन्ड जो हैं अगर देखा जाए ये सिमेट्रिकल ईथर है, इसमें इस साइड भी R है, इस साइड भी R है, तो जो मर्जी बॉन्ड टूटे, हमें उससे क्या मतलब है, चाहे ये वाला बॉन्ड टूट जाए, एक तरफ ये वाला इस साइड वाला अल्कोहल बन जाए और इस साइड वाला अल्काइल हैलाइड बन जाए, या फिर मान लो ये वाला बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, आर आर, दोनों सिमेट्रिकल ईथर, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनेगा और एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये आप देख लीजिए। अब ये कह रहे हैं मान लीजिए आपका जो HX है ये एक्सेस में हो, फालतू हो, तो आपको पता है HX जब ये जो अल्कोहल बने, यहां पे अगर आप देखेंगे अल्कोहल बने, अगर आपके पास HX क्या है, फालतू प्रेजेंट है, तो ये जो HX है ये इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर कर इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये तब करेंगे जब कभी मेंशन होगा कि HX किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, अदरवाइज हम ऊपर वाला ही लेके चलेंगे। समझ आ गया, इसको देख लीजिए अच्छे से, ये इसीलिए मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रखा है कि भाई मेन स्टेप ये है, वो तो कब, जब HX जो है, ये जो हम हेलोजन एसिड ले रहे हैं, ये अगर फालतू प्रेजेंट हो, तो जो हमारी अल्कोहल बनेगी ना यहाँ पे, ये जो अल्कोहल बन रही है, ये क्या करेगा, इस अल्कोहल की भी हेलोजिनेशन ये कर देगा और हमारा उससे भी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये समझ में आया? yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब Yes, ये कह रहे ma'am. हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो, अनसिमेट्रिकल मतलब ये वाला ROR', चलो हम मान लेते हैं इसका जो रिएक्शन है वो HX के साथ हो रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कौन सा बॉन्ड तोड़ू मैं, ये वाला तोड़ू, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ये मेरा बने वाला है, मतलब ये बनेगा RX, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या बनने वाला है, अल्कोहल का बनने वाला है ना। अब कोई बच्चा बोलता है कि नहीं आप बताइए मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं, अब ये वाला, ये भी हो सकता है वो दूसरा कहे कि नहीं ये वाला तोड़ना है, ये जो R' है इसके साथ X लगाना है और ये दूसरे पोर्शन वाला जो है वो अल्कोहल बने, है ना। यही दिमाग में आता है कि कौन सा तोड़ेंगे, इधर वाला तोड़ेंगे या इधर वाला बॉन्ड टूटेगा। तो इसके लिए मतलब हम ये कहें कि कौन सी साइट ऑफ क्लीवेज होगी, किस तरफ से टूटेगा, ये डिपेंड करता है इस R और R' के ऊपर, ठीक है। एक तरफ RX बन जाएगा, एक तरफ R' OH बन जाएगा। अब किस साइड अल्काइल हैलाइड बनेगा और किस साइड अल्कोहल बनेगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर, ये किस नेचर के हैं, मीन ये प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है मैम। अब आप रीज्वाइन कर लें।